अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है। मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट और एक सर्टिफाइड एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो टॉपिक है एनीमिया, यानी जिस्म में खून की कमी। हम बात करेंगे कि ये किस तरह होता है, इसकी क्या इकसाम होती हैं, इसकी क्या तशख़ीस कैसे की जाती है और इसकी क्या अलामात होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एनीमिया होता क्या है। एनीमिया का मतलब ये है कि जिस्म में खून की कमी हो जाना, और ख़ास तौर पे जो खून के लाल खुलिये हैं जिसको रेड ब्लड सेल्स या RBCs कहते हैं, उनका नंबर कम हो जाना। एनीमिया की बहुत सारी वजूहात होती हैं और उसमें से जो कॉमनेस्ट वजह है, जो आम तौर पे बहुत ज़्यादा देखी जाती है, वो है आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि जिस्म के अंदर फौलाद की या आयरन की कमी हो जाना। तो इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ही कवर करें और उसके बारे में तफसील से बात करें। सबसे पहले तो बात करते हैं कि एनीमिया की क्या अलामात होती हैं। जो जिस्म में जब भी खून की कमी आती है तो उसकी मुख्तलिफ अलामात हो सकती हैं। हो सकता है कि पेशेंट में कोई अलामत ना पाई जाए और एक इंसिडेंटल फाइंडिंग हो कि वो डॉक्टर के पास मुआयने के लिए गए, डॉक्टर ने मुआयना किया तो उसमें पता चला कि खून की कमी लग रही है, या रूटीन CBC कराई तो उसमें पता चला कि खून की कमी है। इसके अलावा जो अलामत हैं उसमें अलामत में ये हो सकता है कि जिस्म में दर्दें रहना, कमज़ोरी रहना, थकावट रहना। इसके अलावा कुछ अलामत होती हैं जैसे पाइका जिसको कहते हैं, यानी कि मट्टी खाना या चूना खाना। ये बहुत सारा बच्चों में देखा जाता है। इसके साथ बर्फ़ का खाना या कच्चे चावल खाना, ये सारी अलामत खून में आयरन की कमी और उसकी वजह से एनीमिया होने की हैं। इसके साथ साथ हेडेक रहना, जोड़ों में दर्द रहना, थकावट रहना, हर वक्त इरिटेबल रहना, ये सारी की सारी अलामत एनीमिया की हैं। अब हम बात करते हैं कि एनीमिया के क्या कॉजेज़ होते हैं, या जैसे हम इस वीडियो में बात करें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, तो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की क्या कॉजेज़ हैं, यानी हमारे जिस्म में आयरन की कमी किन वजूहात की वजह से हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि आपका ब्लड लॉस हो रहा हो, यानी कि जिस्म से खून ज़ाया हो रहा हो, उसकी वजह से हो सकती हैं। या इसके अलावा दूसरी वजह यह है कि आप खुराक में ही आयरन बहुत कम ले रहे हैं, या फिर आप अगर आयरन ले रहे हैं या आयरन रिच फूड्स ले रहे हैं, ऐसी खुराक ले रहे हैं जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा, तो वो आपकी आंतड़ियों से सही से एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही, सही से जज़ब ही नहीं हो पा रही। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड लॉस, क्या क्या ऐसी कॉमन वजूहात हैं जिसकी वजह से ब्लड लॉस जिस्म में हो सकता है। ब्लड लॉस की कुछ कॉमन वजूहात जो हैं वो हैं, जैसे ख़वातीन में मेंसेस या माहवारी, उसमें ब्लड लॉस होता है बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो उसमें ब्लड लॉस हो रहा होता है। इसके साथ साथ मर्दों में जो कॉमन कॉज है वो है पेप्टिक अल्सर डिजीज़, यानी कि मैदे का या छोटी आंत का अल्सर हो जाना। इसके अलावा और जो वजूहात हो सकती हैं वो ये हो सकती हैं कि आपकी जो बड़ी आंत है उसमें कैंसर होना, उससे भी खून आपके पखाने के अंदर से ज़ाया हो रहा होता है। इसके साथ साथ ये है कि अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली ब्लड डोनेट करते हैं तो वो भी ब्लड लॉस करवा सकता है और एनीमिया करवा सकता है आपको। अब हम बात करते हैं वो क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपके जिस्म से जो आप खुराक ले रहे हैं वो आपकी आंतड़ियों से आयरन सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो उसमें माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स आते हैं, जिनकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। कॉमनेस्ट डिजीज़ उसमें जैसे सीलियक डिजीज़ आ जाती है और क्रोन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाते हैं, और ऐसी बहुत सारी और बीमारियां हैं जिसकी वजह से आंतड़ियों के अंदर से जो आप खुराक ले रहे होते हैं वो सही से आयरन को जज़ब नहीं कर पा रही होती। इसके साथ साथ दूसरी वजह जो कॉमन है वो ये है कि आप खुराक ही ऐसी नहीं ले रहे जिसके अंदर आयरन है। खुराक जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है उसमें आ जाते हैं फ्रूट्स, जिसके अंदर सेब और सिट्रस फ्रूट्स सारे के सारे आते हैं। इसके अलावा खजूरें, अंगूर और दूध से बनी हुई अशिया, इन सब के अंदर आयरन ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तशख़ीस किस तरह की जाती है। तो सबसे पहले तो आपका मौलिद जो है वो आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता है या आपका मुआयना करता है, तो उससे उसको अंदाज़ा हो जाता है कि इंसान के जिस्म में खून की कमी है। इसके बाद जो कॉमनेस्ट टेस्ट है वो एक CBC होता है, बहुत ही सिंपल सा सादा सा टेस्ट है जिसके अंदर आप HP देख लेते हैं और कुछ और पैरामीटर्स हैं जिसमें MCV, MC, HC वगैरह आप देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये खून की कमी है इस पेशेंट को। और जब आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये खून की कमी आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो फिर आप आयरन स्टडीज़ करवाते हैं जिसमें सीरम आयरन लेवल, TIBC लेवल्स, ये कुछ टेस्ट हैं जो ऑर्डर किए जाते हैं पेशेंट के ऊपर। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा मरीज़ है कि जिसमें आपको ये शक है कि बड़ी आंत का या छोटी आंत का कैंसर हो सकता है, तो आप उसमें स्कोप्स करते हैं, अपर GI एंडोस्कोपी करते हैं, यानी कि मुंह के ज़रिए आंतड़ियों का मुआयना करते हैं कैमरा ले जाके, या लोअर GI एंडोस्कोपी करते हैं।
खाने के रास्ते से कैमरा ले जाके सारा आंतड़ियों का मुआयना करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को किस तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसकी ट्रीटमेंट के 3 मेजर पिलर्स हैं। पहला तो ये है कि आप जो अंडरलाइंग कॉज है, अंडरलाइंग डिजीज़ है, उसको इलाज करें। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि आयरन रिप्लेस करें, यानी कि आप आयरन मरीज़ को दें। अब आयरन को जब प्रिस्क्राइब किया जाता है तो वो 2 तरीक़ों से किया जाता है। उसमें ये है कि या तो ओरल आयरन दिया जाता है, यानी कि कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं जो कि मरीज़ खाता है, और या फिर आप IV आयरन देते हैं, यानी कि इंजेक्शन के फॉर्म में आयरन दिया जाता है। तो पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि ओरल आयरन किस तरह से लेना चाहिए और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको थोड़ी सी बता दूँ। ओरल आयरन में हमेशा ये बात याद रखें कि एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स बाज़ार में मिलती हैं वो आपने नहीं लेनी, क्योंकि एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स में ये देखा गया है कि वो आंतड़ियों से सही से जज़ब ही नहीं होती और आयरन जैसे आप लेते हो वो खाने के रास्ते निकल जाता है उन टैबलेट से। तो एंटेरिक कोटेड यानी कि ऐसी दवाई जिसके बारे में वो कहें कि ये स्टमक सेफ़ है या इस पर कोटिंग हुई भी है, वो आपने नहीं इस्तेमाल करनी। इसके अलावा जब भी आयरन की टैबलेट लेनी है तो उससे 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद कोशिश करें खाने का इस्तेमाल या खाना ना खाएं, क्योंकि खाने के साथ उसके आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। ख़ास तौर पे दूध, कॉफ़ी और कैफिनेटेड ड्रिंक्स ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को मुतासिर करती हैं, हैम्पर करती हैं। इसके साथ साथ आपने कोशिश ये करनी है कि जो अगर आप कुछ ऐसी दवाइयाँ लेती हैं जिनको एंटासिड्स कहते हैं, या ऐसी दवाइयाँ जो कि स्टमक के अंदर तेज़ाबियत को कम करती हैं, तो उन दवाइयों के साथ भी आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो कोशिश करें जब भी आप ये तेज़ाबियत कम करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं तो इसके पहले या बाद में फौरी तौर पे या इनके साथ आयरन ना लें। तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आयरन जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा एब्जॉर्ब होता है, तेज़ाबियत में वो बहुत अच्छा एब्जॉर्ब होता है। तो इसके साथ विटामिन C की टैबलेट 200 मिलीग्राम की तजवीज़ की जाती है ताकि वो इसके एब्जॉर्प्शन को मज़ीद बेहतर है। अब मैं आपको बताऊँ कि जब आप आयरन ले रहे होते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें कॉमन साइड इफ़ेक्ट ये है कि GI डिस्टर्बेंस होती है। आपको कभी लूज मोशन लग सकते हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग, हर वक्त दिल ख़राब रहना, या मुंह के अंदर मेटालिक टेस्ट आना, जैसे फौलादी टेस्ट आ रहा है। ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनसे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक साइड इफ़ेक्ट जिससे मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है वो होता है काले पखाने आना, क्योंकि मेडिकल फील्ड के अंदर जब भी काले पखाने आते हैं तो उससे ये लिया जाता है कि जैसे आंतड़ी में से खून रिस रहा है और पखाने के साथ मिक्स होकर उसको काला करके लेके आ रहा है। लेकिन जब आप आयरन की टैबलेट्स कंज्यूम करते हैं तो उसके साथ काले पखाने आना बहुत कॉमन चीज़ है। अब हम बात करते हैं कि IV आयरन कब इंडिकेटेड है और उसको लेने में क्या एहतियात करनी चाहिए। देखिए, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हर मरीज़ को IV आयरन लग रहा होता है, यानी आयरन की ड्रिप लग रही होती है। तो आयरन की ड्रिप जो है वो हर मरीज़ में इंडिकेटेड नहीं होती। आयरन की ड्रिप सिर्फ उन मरीज़ों को दी जाती है जो ओरल आयरन से इनटॉलरेंट होते हैं, यानी कि ओरल आयरन वो नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, या आपकी आंतड़ियों से में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आयरन एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, तो तब आप IV आयरन देते हो। या आप IV आयरन तब देते हो जब आपको पता हो कि आपको बहुत रैपिडली इसका जो हीमोग्लोबिन है उसको ऊपर लेके जाना है। इसके अलावा बहुत कम इंडिकेशंस है IV आयरन की। IV आयरन के साथ जब भी आपने देना है तो उसमें एहतियात की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से उसकी सीवियरिटी अगर बहुत ज़्यादा हो तो मरीज़ की मौत भी वाक़या हो सकती है। तो इसमें जो एहतियात करनी है वो ये एहतियात करनी होती है कि जब भी IV आयरन लगवाएं तो कोशिश करें कि एक हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर लगवाएं, किसी हॉस्पिटल की एमरजेंसी में या हॉस्पिटल में दाखिल होकर लगवाएं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई इसका रिएक्शन हो तो वो मैनेज किया जा सके। घर में या छोटे क्लिनिक में जहाँ पे एमरजेंसी की सहूलत नहीं मौजूद, वहाँ पे IV आयरन लगवाने से गुरेज करें। और आखिर में हम बात करेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी या एनीमिया के अंदर खून कब लगवाना चाहिए मरीज़ को। खून लगवाने की कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं। पहली तो ये है कि मरीज़ बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक हो, यानी कि मरीज़ का सांस बहुत ज़्यादा ख़राब होता हो, उसको थकावट बहुत ज़्यादा रहती हो, तो फिर आप उसको ब्लड लगवाएंगे। दूसरा ये है कि अगर हीमोग्लोबिन 7 या 7 से कम है तो फिर आपने ब्लड लगवाना है। और तीसरी इंडिकेशन जो इम्पॉर्टेंट वो ये है कि अगर मरीज़ को दिल का आर्जा है और उसका हीमोग्लोबिन कम है, यानी कि 8-9 पे है, तो फिर भी आप उसको ब्लड लगवा देंगे, क्योंकि उसको रैपिड उसकी जो HB बिल्ड करना वो ज़रूरी है। और जब भी ब्लड लगवाना होता है एनीमिया के इलाज के लिए तो हमेशा पैक्ड RBCs लगवाए जाते हैं, होल ब्लड नहीं लगवाया जाता, यानी कि पूरा ब्लड नहीं लेते। उस ब्लड में से सिर्फ जो खून के लाल खुलिये हैं उनको अलग कर लिया जाता है और सिर्फ वो लगवाया जाता है। ये लगवाने का मकसद ये होता है कि मरीज़ को गैर ज़रूरी ब्लड प्रोडक्ट्स ना जाएं और उसको एलर्जिक रिएक्शंस ना हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा।
अगर आपके कुछ सवालात हैं या आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या आप हमसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।